Hello all. Well, let's do today the exercises including question answers of chapter 14, that is देवताओं का अंचल कुल्लू. Let's revise the शब्दार्थ first. पेज नंबर 111. पहला शब्द है अंचल, देश या प्रांत का एक भाग, जोन. सृष्टि, रचना या संसार means creation or you can say world. रफ्तार, गति, speed. वीकेंड, this is English word only, in हिंदी सप्ताह का अंतिम दिन. झूलना पुल, रस्सियों का बना झूले सा पुल means rope bridge. गहवारा, पालना, cradle. स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ, सेल्फ बॉर्न. चरु, गर्भवती भेड़ का पेट चीरकर निकाले गए बच्चे की खाल, यू कैन से लैम्ब स्किन. किंवदंतियाँ, प्रचलित उक्तियाँ मीन्स लेजेंड. बिल्लौर, शीशे जैसा सफ़ेद पारदर्शक या चमकदार पत्थर, शाइनिंग स्टोन. पट्टू, मोटा ऊनी कपड़ा, अ थिक वुलन क्लॉथ. पाषाण, पत्थर, स्टोन. उद्गम, नदी के निकलने का स्थान, ओरिजिन. दर्शनीय, देखने योग्य मीन्स सीनिक और नोटेबल. ढांचा, रूपरेखा मीन्स फ्रेमवर्क और पैटर्न. लड़कपन, बचपना, चाइल्डली. परिष्कार, सुधार मीन्स सोफिस्टिकेशन, रिफाइनमेंट. सींखचे, सलाखें, बार्स. समकक्षी, बराबरी का या समान स्थिति का मीन्स काउंटर पार्ट और पैरेलल. सृष्टा, रचना करने वाला, क्रिएटर. तो इनके बाद हैं, इन शब्दों के बाद हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, फॉर डिक्टेशन. तो इनका अभ्यास आप स्वयं करना. उसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को कैसे पार करना पड़ता है? उत्तर, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है. ख, लारी की रफ्तार कम करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है? उत्तर, लारी की रफ्तार कम करने के लिए यह प्रबंध किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे लारी के आगे आगे चलता है, जिस पर यह लिखा रहता है, 4 मील रफ्तार. इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो. ग, मणिकर्ण की क्या विशेषता है? उत्तर, मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है. यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं मीन्स सोर्सेस, जिनकी उष्णता अलग अलग है. कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं. घ, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? उत्तर, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरे का मेला है. अगला प्रश्न है, कुल्लू से मनाली कितनी दूर है? उत्तर, कुल्लू से मनाली 23 मील दूर है. च, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? उत्तर, हिडिंबा भीम की पत्नी थी.
इसके आगे हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसका जो क भाग है उसके अंतर्गत दिया हुआ है, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में पुनः लिखिए। तो ये सब वाक्य जो हैं, जो 6 वाक्य हैं, ये सब इस पाठ में से लिए गए हैं, पर इनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो आगे पीछे किया हुआ है। तो आपने जिस ढंग से ये पाठ चल रहा है, ये कहानी चल रही है, उसी के ऑर्डर में आपने इन वाक्यों को फिर से अरेंज करना है। तो फिर से सही क्रम में लिखना है यहाँ पर, ये आप स्वयं करेंगे। तो इसका जो ख भाग है, इसमें एक गद्यांश दिया इसी पाठ में से, और उसके आगे कुछ प्रश्न दिए हैं। ये मैंने आपके लिए किए हैं, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। पहला है क, मनाली की क्या विशेषता है। तो आपने इन सब प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से ही देने हैं। तो इसके अनुसार, गद्यांश के अनुसार इसका क्या उत्तर है। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। ख, लेखक की आंखें क्या देखने की अभ्यस्त थीं और क्यों। तो इसका उत्तर है, लेखक की आंखें सींखचे मीन्स लाखें देखने की अभ्यस्त थीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 4 साल जेल में बिताए थे। ग, मनाली की सुंदरता ने लेखक के चिंतन पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर, मनाली की सुंदरता ने लेखक की जेल की स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी, और ये कटु स्मृतियाँ मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगीं। घ, लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से क्यों की है। उत्तर, लेखक के मन पर सींखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि वह बाहर बिखरा सौंदर्य देखकर भी भीतर ही भीतर अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियाँ निकालता जाता था। ठीक उसी तरह जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई गुदड़ी को नहीं भूलता। इसलिए लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से की है। तो इसके बाद है लिखित प्रश्न। पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियाँ किस रफ्तार से गुजरती हैं। उत्तर, व्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियाँ 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। ख, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से क्या फ़ायदा हुआ। उत्तर, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। ग, दशहरे के दिन कौन सा विशेष उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है। उत्तर, कुल्लू में दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में हजार की संख्या तक देवता शामिल होते हैं। घ, मनुरिखी का मंदिर कहाँ है। उत्तर, मनुरिखी का मंदिर कुल्लू प्रांत में मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। उत्तर, कुल्लू प्रांत में व्यासकुंड तथा व्यासमुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों का स्थान है। पांडवों के मंदिर हैं। भीम की पत्नी हिडिंबा देवी का मंदिर है, और मानवता के स्वयंभू आदिम प्रवर्तक
मनु भगवान का एकमात्र मंदिर भी यहाँ है। च कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है? उत्तर कुल्लू और मनाली के बीच कटराई की बस्ती है। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा क्यों कहा गया है? उत्तर कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और गांव के अपने अपने देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल पड़ा है। ख कुल्लू को देवताओं का अंचल क्यों कहा गया है? उत्तर सैकड़ों देवी देवता और उनके मंदिरों के कारण तथा साल में एक बार रघुनाथ मंदिर में श्री राम की उपासना के लिए होने वाले विराट देव सम्मेलन के कारण कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल पड़ा। ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। ग मनाली नाम के पीछे क्या रहस्य छिपा है? उत्तर मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया जो यहाँ बहुतायत में होता है। फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। इससे संबंधित यहाँ अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। घ वशिष्ठ गांव की क्या विशेषता है? उत्तर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ गांव है जहाँ गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि यहीं तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। उनकी पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा अधिक है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अंतिम प्रश्न है, हिडिंबा मंदिर का वर्णन कीजिए। उत्तर दाना बस्ती के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर किया गया नक्काशी का काम कई 100 वर्ष पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। तो इसके बाद है आगे व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द मतलब जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों, किसी एक शब्द के ही अलग अलग अर्थ हों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब शब्द एक ही है पर अर्थ कई हैं उनके, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग बदलने के साथ ये शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। इस पाठ में अनेक ऐसे शब्द आए हैं जो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे सोते। सोते का अर्थ स्रोत मतलब सोर्स भी होता है, झरना भी होता है, और सोना, सोना मतलब टू स्लीप, क्रिया वर्ब के रूप में।
तो आगे आपने क्या करना है, नीचे दिए शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर भी कुछ अनेक शब्द दिए हैं जिनके आपने अलग अलग अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला है खग। खग का एक अर्थ होता है पक्षी और एक अर्थ है तारा। ख चीर। चीर का अर्थ होता है वस्त्र मतलब कपड़ा, और चीरना मतलब फाड़ना जिसको कहते हैं, ये भी वर्ब है। और ग गुरु। गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है मतलब टीचर, और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। घ अनंत। अनंत अंतहीन मतलब जिसका अंत ना हो, और आकाश। दूसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, जिसको हम अव्यय शब्द भी कहते हैं, अव्यय मतलब अविकारी शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, कहलाते हैं। क्रिया के होने का स्थान, समय, मात्रा और रीति के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहाड़ों में यहाँ से वहाँ तक हरियाली छाई है। तो हरियाली छाई है, छाना क्या है, क्रिया है, तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से वहाँ तक। तो ये हो गया स्थान बता रहा है, तो इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं दिन भर पहाड़ों पर घूमता रहा। तो घूमता रहा वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी विशेषता क्या है, दिन भर घूमता रहा मतलब सारा दिन घूमता रहा। तो ये हो गया समय बता रहा है, तो इसलिए कालवाचक है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा बताते हैं मतलब क्वांटिटी, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पानी में गंधक काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो मिलना जो है यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है। तो कितना मिलता है, काफ़ी मात्रा में। तो यहाँ पर क्वांटिटी बताई गई है, ज़्यादा, काफ़ी मतलब ज़्यादा। तो ये क्वांटिटी बताई है, तो इसलिए ये क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसका अंतिम भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति बताते हैं। रीति क्या होती है, मैनर, कि किस ढंग से काम हुआ, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक पानी बरसने लगा। तो बरसने लगा क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो कैसे बरसा, अचानक बरसा, तो ऑल ऑफ अ सडन। तो ये क्या हो गया, उसके बरसने का एक तरीका बताएगा, कैसे बरसा, अचानक बरसा। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हुए दिए गए स्थान पर क्रिया विशेषण के भेद का नाम लिखिए। तो आपने जो यहाँ पर वाक्य दिए हैं उनमें पहले तो क्रिया विशेषण शब्द को अंडरलाइन करना है, और फिर उसका जो कौन सा भेद है उसका आपने नाम लिखना है राइट साइड पर। तो पहला वाक्य है, व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर सड़क थी। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है, किनारे किनारे। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सुबह 10 बजे हम लोग औट पहुँचे। तो यहाँ पर इसका जो क्रिया विशेषण शब्द है 10, सुबह 10 बजे। तो ये समय बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे सांझ ढलने लगी। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। तो ये हो गया रीतिवाचक। कहीं कहीं बड़े खतरनाक गड्ढे थे। तो कहीं कहीं यहाँ पर क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा है, स्थानवाचक। पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है। तो काफ़ी जो वर्ड है, काफ़ी है, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आसपास का सौंदर्य अब भी वैसा ही है। तो आसपास का, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तो दिन भर में, ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम वाक्य है, ऋषि यहीं तपस्या करते करते पाषाण हो गए।
तो तपस्या करते करते एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे तीसरा प्रश्न है, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का सार्थक मतलब मीनिंगफुल, और व्यवस्थित मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर व्यवस्था में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जब उन वर्ड्स को रखते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए और मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, उनको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे यहाँ से देवताओं का अंचल प्रारंभ होता है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जिसका कुछ अर्थ स्पष्ट होता है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में शब्द हैं और सबके अर्थ हैं, प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो कौन कौन से हैं? रचना मतलब जो वाक्य की हम किस ढंग से उसको लिख सकते, बना सकते हैं, उसकी बनावट के आधार पर वाक्य की। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो पहला सरल वाक्य की क्या परिभाषा है? जिन वाक्यों में केवल एक मुख्य क्रिया होती है, तो मेन जो वर्ब है वो एक ही होती है। सामान्यतः इसमें किसी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। योजक क्या होता है? जो कंजंक्शंस, जो लिंकर्स होते हैं, जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु। सरल वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होता, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और क्रिया एक ही होती, मुख्य क्रिया एक ही होती। जैसे मैं मनाली घूमने गया, तो घूमने गया ये की क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिनका आपस में कोई अदरवाइज लिंक नहीं है, एक वाक्य का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, पर फिर भी हम उनको योजक शब्दों द्वारा जोड़ देते हैं, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे योजक शब्द होते हैं किंतु, परंतु, और, या, अथवा आदि। जैसे मैं मनाली स्वास्थ्य लाभ करने आया था, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। उपन्यास पूरा करने की तीव्र लालसा थी, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य है, पर यहाँ पर इनको हमने लेकिन शब्द के साथ, लेकिन योजक के साथ जोड़ दिया, जिसके कारण अब ये बन गया संयुक्त वाक्य। तो मनाली स्वास्थ्य लाभ करने आया था, लेकिन उपन्यास पूरा करने की तीव्र इच्छा थी। तो 2 स्वतंत्र वाक्यों को लेकिन योजक के साथ जोड़ने के कारण ये अब बन गया संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और अन्य एक या एक से अधिक आश्रित मतलब डिपेंडेंट गौण उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक तो मेन सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है, तो एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जो दूसरे उस पर आश्रित होता है, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कि, ताकि, यदि, जो, जब, जहाँ, वहाँ, तो, तब आदि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वाक्य, इसका उदाहरण क्या है? मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर किसी एक मार्ग के बारे में बताया गया है, जो अब उसके बारे में कहकर क्या, कौन सा मार्ग, जो ये इस तरह से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक के जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं लिखेंगे तो उसका पहला अर्थ स्पष्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य पहचान कर उसके सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। तो आपने यहाँ पर टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य की टाइप है और उसका नाम लिखना है। पहला वाक्य है, व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। तो ये सरल वाक्य है, इसमें क्योंकि एक ही मुख्य क्रिया है इसलिए क्या है, सरल वाक्य। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है। अब ऐसा मंदिर है, कैसा मंदिर है, अब जब तक हम इसका दूसरा भाग नहीं लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट है, सेंस पूरी नहीं दे रहा, तो इसलिए मिश्रित वाक्य होगा। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मनु की पूजा होती है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। तीसरा सेंटेंस है, पहले यह सड़क कच्ची थी लेकिन अब यहाँ
पक्की सड़क बन गई है। पहले यह सड़क कच्ची थी, ये एक स्वतंत्र वाक्य। दूसरा, अब यहाँ पक्की सड़क बन गई है, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। पर फिर भी हमने इनको एक योजक के साथ जोड़ दिया, लेकिन के साथ, तो इस तरह से ये संयुक्त वाक्य बन गया। हमने भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े, तो ये भी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि हमने भोजन किया एक स्वतंत्र वाक्य है। फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य, पर हमने इनको और से जोड़कर इसे संयुक्त बना दिया। रोहतांग की जोत पर व्यास कुंड है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। जो प्रकृति प्रेमी है, अब जो से वाक्य शुरू हुआ, इट मीन्स इसका हमें सेकंड पार्ट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जो प्रकृति प्रेमी है वह मनाली अवश्य जाएगा, तो जो वह के कारण ये मिश्रित वाक्य हुआ। अंतिम प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से प्रविशेषण छांट कर लिखिए। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। विशेषण क्या है? जैसे सुंदर लड़की, तो ये सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है। बहुत सुंदर लड़की, तो जो सुंदर कितनी, बहुत सुंदर, जब हमने सुंदर के आगे बहुत लगा दिया तो ये प्रविशेषण हो गया। ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि कितना सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत जो है विशेषण की भी विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो एक उदाहरण दिया है, उसे पढ़ते हैं। यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है, तो यहाँ पर अत्यंत जो है प्रविशेषण है, सुंदर होता है विशेषण हो गया। अब कितना सुंदर, अत्यंत मतलब बहुत, तो उसकी भी विशेषता बताई गई है कि कितना सुंदर, तो इसलिए ये प्रविशेषण है। दूसरा वाक्य, अब यहाँ पर आपने प्रविशेषण इस वाक्यों, इन नीचे दिए गए वाक्यों में से भी प्रविशेषण छांट कर लिखने हैं। तो वाक्य क्या है दूसरा? क, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो बड़ा मेला लगता है, तो बड़ा जो है विशेषण है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, तो बहुत शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? प्रविशेषण। अगला है, यह सड़क बहुत खतरनाक है। यह सड़क खतरनाक है, तो खतरनाक सड़क, तो खतरनाक क्या है? विशेषण है। अब कितनी खतरनाक? बहुत, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। मेले में बड़ी रौनक होती है, तो रौनक शब्द जो है, रौनक, मेले में रौनक होती है तो रौनक विशेषता होगी। अब कितनी रौनक है? बड़ी रौनक है, तो बड़ी शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। मनाली के भव्य सौंदर्य को देखकर मैं अत्यधिक विस्मित हो गया, तो यहाँ पर सौंदर्य है, मनाली का सौंदर्य, सौंदर्य क्या है? विशेषता है। तो कितना सौंदर्य? भव्य सौंदर्य, विराट सौंदर्य, तो भव्य जो है प्रविशेषण। तो यहाँ पर अत्यधिक विस्मित हो गया को भी हम इसको प्रविशेषण नहीं मान सकते, क्योंकि ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। विस्मित होना क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, इसलिए भव्य सौंदर्य को ही हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो सौंदर्य कैसा? बहुत ज़्यादा। भव्य होता है विशाल, बहुत ज़्यादा, बहुत सौंदर्य की सेंस में, तो भव्य जो शब्द है प्रविशेषण है। सो दैट्स इट. We'll meet soon with the next topic. Stay tuned. Goodbye for now.